तो अपने यहाँ स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत को। ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर अपने 5 वंश पढ़ेंगे, तो अपने को पता होना चाहिए इसके अंदर क्या पढ़ना, ध्यान रखें। दिल्ली सल्तनत में अपने 5 वंश पढ़ेंगे। 5 वंश कौन कौन से हैं तो देखते हैं। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये जो लोधी वंश है इसके बाद में आगे मुगल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपने 5 के 5 वंश के नाम देखते हैं, फिर इनका टाइम पीरियड देखेंगे। पहले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1412, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। तो ये हो गया अपने वंश, और ये हो गया इनका वंश का क्रम हो गया, और इनका काल हो गया। तो सबसे पहले तो अपने इतना ही ध्यान में रखना है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 1206 से 90, 1290 से 1320, 1320 से 1412, 1412 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से लोधी वंश आएगा 1526 तक। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश को। यही देख लेते हैं पहले। इसके अंदर अपने पढ़ने कितने शासक, तो इसमें अपने पढ़ेंगे 5 शासक। पहला इसमें जो स्टार्ट करता है तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके बाद में उसको डिटेल में देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के बाद में आता है 2 नंबर इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी आती है 3 नंबर पे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो इसमें प्रथम महिला भी है, इसको डिटेल में आगे देखते हैं। उसके बाद में रजिया का भाई आता है नसीरुद्दीन। इसके बारे में कोई खास बात है नहीं, पर नाम देखना है। और इसी में जो 5 नंबर पे वो आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। अपने पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अपने सबसे पहले पढ़ रहे हैं गुलाम वंश को। टाइम पीरियड 1206 से 1290 है। इसमें अपने पढ़ेंगे 5 शासक को, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन और गयासुद्दीन बलबन। अब इनको आगे अपने डिटेल में देखते हैं। अपने आगे पढ़ रहे थे गुलाम वंश को। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290। इसमें अपने शासक पढ़ रहे थे 5 शासक थे। 5 देख लेते हैं। 1 नंबर पे था कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 नंबर पे इल्तुतमिश, फिर इसकी बेटी रजिया सुल्तान, इसका भाई नसीरुद्दीन और उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन। अपने इसको डिटेल में ना पढ़ के क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो जो चीज जरूरी है मैं सिर्फ वही बताऊंगी, ध्यान से देख लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था। 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ था और ये राजा बन गया 1206 में। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से लुढ़क गया और पूरा हो गया। घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई इसकी, ध्यान रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके निर्माण कार्य देख लेते इसने क्या किया था। तो इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार इसकी सिर्फ नींव डाली है, यानी शुरुआत की है कुतुब मीनार की। एक इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसने क्या किया है, कुतुबुद्दीन ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़ के बनवाया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। आगे अपने देखते हैं इसके बाद में इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया है। इसका नाम क्या था, तुर्कान-ए-चिहलगानी। यानी कि तुर्कान-ए-चिहलगानी की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश
इनबरी जाति का तुर्क था, इनबरी जाति का तुर्क था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, इक्ता प्रणाली शुरू की है और इसी ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, दिल्ली राजधानी बनाई है। इसके बाद आगे देखते हैं अपने रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान है ये प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, मुस्लिम महिला शासिका। इसने बिना बुर्के के यानी बिना पर्दे के दरबार लगाया। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी की, अल्तुनिया से शादी की थी और 1240 में कैथल पंजाब में इसकी हत्या होती है। यहाँ से रजिया सुल्तान का टाइम पूरा होता है। फिर देखते हैं अपने नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन के बारे में कोई खास बात है नहीं, बस इतना ही है कि नसीरुद्दीन को दरवेश राजा कहा जाता था, दरवेश राजा नसीरुद्दीन। इसके बाद अपने आगे देखते हैं गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। गयासुद्दीन बलबन ने तुर्कान-ए-चहलगानी को खत्म कर दिया था। तो तुर्कान-ए-चहलगानी को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए-चहलगानी को खत्म किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने सिजदा, पाबोस और नवरोज की शुरुआत की थी, इसको ध्यान में रखना। तो इसके बाद अपना यहाँ पे होता है गुलाम वंश खत्म। इसी के बाद अपने आगे पढ़ते हैं दूसरा वंश कौन सा था गुलाम के बाद में? खिलजी वंश। आगे अपने पढ़ते हैं खिलजी वंश को। खिलजी जो वंश है इसके अंदर अपने कितने शासक पढ़ेंगे? इसमें अपने 3 शासक पढ़ेंगे। पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है अपने पास खुसरो शाह। इसमें जो अपने पास मुख्य शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी, इसको ध्यान में रखना। बाकी देख लेते हैं, थोड़ा कुछ है नहीं। तो अपने बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। इसने केयूमार्स की हत्या करके किलोकरी को राजधानी बनाया, किलोकरी को राजधानी बना दिया। उसके बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है, इसने जलालुद्दीन की हत्या की और ये राजा बन गया। तो अब अपने किसको पढ़ते हैं आगे? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बारे में पढ़ते हैं 1301, 1303, 1308 और 1309। 1301 में इसकी रणथंबोर अभियान था। 1301 में इसका रणथंबोर अभियान था। 1303 जालौर और उसके बाद 1309 पे वारंगल विजय। वारंगल विजय में इसका सेनापति था काफूर और काफूर के साथ ही कोहिनूर जीत के लेके आया था। इसके बाद इसके कुछ निर्माण कार्य आपने वो देख लेते हैं। इसके निर्माण कार्य में इसने अलाई किला बनवाया और एक अलाई दरवाजा बनवाया। अलाई दरवाजा ये कुतुब मीनार का एक गेट है, उसी को अलाई दरवाजा कहा गया था। इस अलाई दरवाजे को इस्लामी स्थापत्य का रत्न कहा गया था, इस्लामी स्थापत्य का रत्न। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका राइटर था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो।
इसी की एक पुस्तक है खजाइन उल फतून, खजाइन उल फतून। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को 2 उपाधियां मिलती है, जनता का चरवाहा और विश्व का सुल्तान। दोनों बातों को ध्यान में रखना। इसके बाद अपने देखते हैं खुसरो शाह को। तो खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुस्लिम, प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक था, इसको भी ध्यान में रखना। तो ये होता है अपना खिलजी वंश समाप्त। इसके बाद अपना तीसरा वंश कौन सा पढ़ेंगे? पहला पढ़ा था गुलाम, 2 नंबर पे खिलजी, 3 नंबर पे गुलाम खिलजी के बाद में तुगलक। अपने पढ़ते आगे तुगलक वंश, तुगलक वंश। इस तुगलक वंश है, इसमें अपने 4 शासक पढ़ेंगे। पहला इसमें गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन। नंबर 2 पे आता है मोहम्मद बिन तुगलक। नंबर 3 पे आता है इसी के अंदर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। और इसी में नंबर 4 पे आता है नसीरुद्दीन। सही है यहाँ तक नसीरुद्दीन तक। अपने पढ़ते हैं पहले गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक का नाम था गाजी मलिक और इसने शाह गाजी की उपाधि धारण की है। शाह गाजी इसकी उपाधि थी। इसी का बेटा था जुन्ना खान। जुन्ना खान ने अपने पापा के लिए यानी कि गयासुद्दीन के लिए क्या बनाया? जुन्ना खान ने काष्ठ का महल बनवाया जिसको नाम दिया था जुन्ना महल। जब इस महल में गयासुद्दीन बलबन बैठा था, ये महल टूट गया और गयासुद्दीन क्या है यहीं पे पूरा हो जाता है, यानी यहाँ से गयासुद्दीन की कहानी खत्म है। आगे स्टार्ट करते हैं अपने मोहम्मद बिन को। ये जो जुन्ना खान है इसी का नाम था मोहम्मद बिन। जुन्ना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना था। ये सबसे शिक्षित शासक था, सबसे शिक्षित था, सबसे शिक्षित था, इसलिए तो कहते थे पागल सुल्तान। वैसे भी आजकल ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उसको सारे पढ़े लिखे को पागल ही कहते हैं। तो सबसे शिक्षित को क्या कहते हैं? पागल। और पागल है इसीलिए इसको क्या कहा गया? विवादास्पद। क्यों? क्योंकि इसकी बनाई सारी नीतियां फेल हो जाती थी, इसकी बनाई नीतियां फेल हो जाती थी। जैसे कि इसने चांदी के सिक्कों को हटा के चमड़े के सिक्के बनाए, जो घर घर में सभी ने बना लिए तो प्लान इसका फेल हो गया, इसलिए इसको कहते थे पागल, विवादास्पद। और शिक्षित तो ये था ही। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने एक ही अच्छा काम किया है, इसने कृषि विभाग बनवाया जिसका नाम क्या था? अमीर ए कोही। तो ध्यान रखना अमीर ए कोही कृषि विभाग है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक है, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसकी मृत्यु पर जब मृत्यु हुई थी तो इसकी मृत्यु पर बंदायूनी ने कहा कि इसको जनता से मुक्ति मिली। इसको मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को इसको जनता से मुक्ति मिली और जनता को इससे मुक्ति मिली। ये किसने कहा था? बंदायूनी ने। किसके लिए कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है। तो आगे अपने देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक है, इसने 5 बड़ी नहरें बनवाई है
नहरें बनवाई तो कर भी लगाया, तो 1/10 सिंचाई कर लगाया, सिंचाई कर लगाया। इसी ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नगर बनवाए। 5 बड़े नगर कौन से वो देख लेते हैं अपने। फिरोजा, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। ये इसने 5 बड़े नगर बनवाए थे। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नसीरुद्दीन को। नसीरुद्दीन के टाइम पे समरकंद का शासक था तैमूरलंग। तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे अपने। तुगलक वंश के बाद अपने आगे बढ़ते हैं सैयद वंश को। सैयद वंश में कोई खास बात है नहीं है, यही मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ये सैयद वंश तो देख लेते हैं। सैयद वंश जिसको डिटेल में पढ़ना है वो बाद में देख लेना, ये रिवीजन क्लास में अपने मेन पॉइंट देख लेते हैं। जो सैयद वंश है इसमें देख लेते हैं, तो इसमें अपने 2 ही शासक पढ़ने हैं। सैयद वंश का संस्थापक था खिलजी खां, और इसमें अंतिम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के बाद आगे बढ़ते हैं अपने लोधी वंश को, और लोधी के बाद में आगे अपने पढ़ेंगे मुगल को। अब देखते हैं आगे अपने लोधी वंश। आगे अपने बढ़ते हैं लोधी वंश को। लोधी वंश में अपने 3 शासक पढ़ेंगे। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है इसमें सिकंदर लोधी, और नंबर 3 पे इसी के अंदर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, इसके बारे में कोई खास बात है नहीं, तो इसने क्या सिर्फ अपने नाम के सिक्के चला दिए, यानी इसने बहलोली सिक्के चलाए। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के चलाए। उसके बाद बात करते हैं सिकंदर लोधी की। जो सिकंदर लोधी है इसने 1504 में आगरा की स्थापना की है। आगरा की स्थापना की सिकंदर लोधी है। इसी के टाइम पे गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत होती है। गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। सिकंदर लोधी ने पीरखाने व दरगाह में महिलाओं को बैन किया था। महिलाओं पर रोक लगा दी थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। ये अच्छा काम नहीं किया। फिर अपने बात करते हैं इब्राहिम लोधी की। तो इब्राहिम लोधी में कोई खास बात है नहीं, 2 युद्ध है वो देख लेते हैं, 1517 और एक 1526। 1517 में एक खतौली का युद्ध है, और 1526 में पानीपत का युद्ध है। खतौली का युद्ध है ये इब्राहिम वर्सेस सागा के बीच हुआ था, और पानीपत का ये इब्राहिम वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। दोनों युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया था, और दूसरे युद्ध में ये पूरा ही हो गया था। तो यहाँ से जीतता कौन है? 1526 में बाबर जीत जाता है, तो यहाँ से मुगलों की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ से मुगल काल स्टार्ट होता है। 1526 से आगे अपने पढ़ेंगे मुगल काल। तो अपना दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश कंप्लीट पढ़ती है अपने, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। आगे अपने को पढ़ना है मुगल। मुगलों की शुरुआत कैसे हुई वो अपने को पता लग गई क्या? मुगल पढ़ेंगे आगे। तो मुगलों का सीक्वेंस है, पहले अपने वो सीक्वेंस देख लेते हैं। तो इस सीक्वेंस में एक बात को ध्यान रखना कि अपने सारे के सारे शासक नहीं देख रहे, जो जरूरी है सिर्फ वही देख रहे हैं, क्योंकि वो कहता है ना कि एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, और अपने सभी मेंबर्स को नहीं जान सकते। अपने को जिससे काम है अपने सिर्फ उसी को जानते हैं। तो वही बात है कि बहुत सारे शासक अपने सारे शासक नहीं पढ़ेंगे, तो जरूरी है सिर्फ उसी को देखना है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, वो ध्यान में रखना। तो ट्रिक क्या है? बहु
आज शाम औरंगजेब बहादुर आएगा, औरंगजेब बहादुर आएगा। तो इससे पहले अपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है, अगर उसके अंदर किसी को भी कोई डाउट हो, और इससे जो पहले जो क्लास रही है अपनी प्राचीन इतिहास की, उसमें भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, और जैसे भी आगे रहता है कोई समस्या तो अपने उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और अगर अलग से कोई चैप्टर करना है तो वो भी बता सकते हैं, मैं करवा दूंगी। तो अपने देख लेते हैं, बहू को बनाते हैं आगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, इनका ध्यान रखना। शाहजहां, औरंगजेब, और ये था लास्ट में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है, तो दोनों बात ध्यान में रखना। अब अपने इनका सीक्वेंस का दिन का टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो 1526 से 30, 1530 से 40, और इसी के दो टाइम है 1555 से 56, 1556 से 1605। अब ये लग रहा होगा यहाँ पे दो टाइम पीरियड क्यों आ गए ना, बताएंगे आगे क्यों आए हैं। 1605 से 1627, 1628 से 58, और ये आएगा 1700, 1658 से 1707। इसका टाइम पीरियड दोबारा देख लेते हैं। अपने पढ़ रहे हैं मुगल, मुगल में अपने पहले ट्रिक देखी थी, बहु आज शाम औरंगजेब आएगा। तो वैसे बना बाबर, ऐसे बना हुमायूं, ऐसे बना अकबर, जैसे बना जहांगीर, से बना शाहजहां, औरंगजेब, और अंतिम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। इसका टाइम पीरियड 1526 से 30, 30 से 40, 40 के बाद में 40 से 55 तक का गैप है, उसके बीच में शेरशाह सूरी आता है, यानी सूरी में स्टार्ट होगा, तो उसको अलग से देखेंगे। तो आगे 55 से 56, उसी का टाइम पीरियड है 56 से 1605, 5 से 27, 28 से 58, 58 से 1707, और अंतिम था बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह सेकंड। तो अपने सबसे पहले देख लेते हैं बाबर को। बाबर को एक बार यही कवर कर देते हैं, फिर अपने डिजिटल बोर्ड की नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अपने पढ़ रहे हैं बाबर। तो टाइम पीरियड देखा 1526, 27, 1526, 27, 28, 29, 30। बाबर की बात करते हैं। इसने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदा दिया, फिर घर गया, और फिर पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब टाइम पूरा हो गया, मृत्यु हो गई 1530 में। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया, 30 में पूरा हो गया यानी मृत्यु हो गई। तो पानी पिया से पानीपत, खानवा, चंदेरी, गागरा। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खाना किसके साथ खाया था? तो सांगा के साथ। चंदा किसको दिया था? मैदिनी राय को। और घर किसके साथ गया था? अफगानों के। इन सभी युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है, तो आगे अपने देखते हैं बाबर के बारे में कुछ बातें हो रहा है वो और देख लेते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं जो बाबर है इसका हैप्पी बर्थडे देख लेते हैं, आने वाला ही है। बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ये 14 फरवरी से कईयों के मन में लड्डू फूट रहे
होंगे। और इसकी मृत्यु और देख लेते हैं अपने। 1530 आगरा में हुई थी। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, ये स्पेशल ध्यान रखना। बाबर का मकबरा काबुल में है। आगे अपने देख लेते हैं हुमायूं को। हुमायूं है, ये ज्योतिषी को मानता था और हफ्ते के 7 दिन में 7 रंग के बदल बदल के कपड़े पहनता था। शनिवार को काले कपड़े तो सोमवार को कौन से कपड़े पहनेगा, कमेंट में बता देना मेरे को भी। हुमायूं है, इसकी पत्नी का नाम हैसे हुमायूं और हैसे इसकी पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। तो इसके टाइम को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या टाइम पढ़ना है इसमें। 1533, 1539, 1540, 55 और 1556, ये इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है। 33 में इसने दीनपना नगर बनवाया, दीनपना नगर बनाया। 1539 में चौसा का युद्ध। 1540 में बिलग्राम का युद्ध। 1555 में सरहिंद विजय और 1556 में दीनपना पुस्तकालय से लुढ़क गया। और लुढ़क गया तो पूरा ही लुढ़क गया, यहाँ पूरा हो जाता है। ये मेरे को लगता है इसको पढ़ने का ज्यादा ही शौक था, पुस्तक पढ़ता पढ़ता ये पुस्तकालय से लुढ़क गया। ठीक है, तो आगे अपने पढ़ते हैं अकबर को। 39 सही है ना। अकबर के बारे में देख लेते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उन 9 के नाम तुम देख लेना, उनको याद भी कर लेना, वो थोड़े से जरूरी है। काफी बार पूछ लिए जाते हैं कि नवरत्न में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन देके, तो ये नवरत्न जरूर देख लेना। आगे अपने इसकी डिटेल देखते हैं। तो अकबर काफी बड़ा है, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। अपने पढ़ते हैं अकबर को। तो देख लेते हैं 1556 से 60, 1561, 1562, बीच में 1556 में याद रखना। 1563, 64, 71, 82, 83, 1605। 1556 से 60 के बीच में जो अकबर है इसका संरक्षण किया था बैरम खान ने। इस बात को ध्यान में रखना, संरक्षण बैरम खान ने। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, अकबर वर्सेस हेमू, ये भी ध्यान में रखना। 1561 में मालवा विजय। 62 में दास प्रथा वह हरमदल को खत्म किया था, हरमदल को खत्म किया था। और 1562 में इसका विवाह हुआ था, तो राजपूतों से संबंध स्थापित। 1563 तीर्थ यात्रा कर, 63 तीर्थ यात्रा कर। 1564 जजिया कर, जजिया कर को हटाया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1582 बनाया है। 1582 में दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म, ये जो दीन ए इलाही धर्म है इसको मानने वाला जो प्रथम जो शासक था या प्रथम जो व्यक्ति कह सकते हैं अपने इसको, शासक नहीं था वो
दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बीरबल था। बीरबल है, इसके बचपन का नाम या इसका रियल नेम क्या था? तो इसका रियल नेम था महेश दास। इसको ध्यान में रखना भाई। और एक व्यक्ति और आता है इसमें जरूरी, कौन है? तानसेन। तो इसका भी नाम ध्यान रखना। इसका ओरिजिनल का नाम क्या था? रामधनु पांडे। दोनों को ध्यान रखना, पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखोगे 1583। अगर 82 में दीन ने इलाही धर्म स्टार्ट कर दिया तो इलाही संवत शुरू की है। 83 में इलाही संवत की शुरुआत की है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। वापिस से देख लेते हैं, अपने पढ़े थे अकबर को 56 से 60 में अकबर का संरक्षण किया था बैरम खान ने। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है जो अकबर और हेमू के बीच में होता है। 1561 मालवा विजय। 1562 दास प्रथा और हरिंदर को खत्म किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1563 तीर्थ यात्रा कर उसके बाद में 64 में आता है जजिया कर। 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके उसको राजधानी बनाया है। उसी के बाद में 82 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की है। प्रथम व्यक्ति था बीरबल जिसका नाम है महेश दास। और 83 में इलाही संवत की शुरुआत की है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का जो टाइम है इसको कहते हैं साहित्य का स्वर्णकाल। साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम पे एक अनुवाद विभाग बना था। ये जो अनुवाद विभाग बना था तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था सबसे पहले। महाभारत का फारसी अनुवाद। फारसी अनुवाद क्यों किया गया? क्योंकि जो मुगल है इनकी जो मुख्य भाषा है वो फारसी मानी जाती है। महाभारत का फारसी अनुवाद किया जिसका नाम रखा था रज्जमनामा। इसको भी ध्यान में रखना। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जमनामा। आगे अपने देखते हैं अकबर के बाद में जहांगीर को। आगे पढ़ रहे थे जहांगीर को, अपने पढ़ते हैं जहांगीर को। अकबर तक पढ़ लिया है ना? ध्यान रखना, कोई एक कारण सुनो दूसरे से निकाले रखो। इसी घर में अपने सांझा को ही पढ़ देंगे। सांझा जहांगीर है, इसके बचपन का नाम था सलीम। इसकी पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां का ये का नाम मिलता है अपने को मेहरुनिसा। नूरजहां ने अपने पिता के लिए एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया। एतमादुद्दौला क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। पिता के लिए बनवाया मकबरा। तो कौन सी शैली में बनाइए? तो पिता के लिए मकबरा तो पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। नूरजहां की माता का नाम था, इसकी मां थी असमत बेगम। असमत बेगम। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी है। इत्र बनाने की विधि खोजी। सारे गुण इन्हीं में आगे मेरे को लगता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपने जहांगीर है, इसी को कहते थे न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। जहांगीर है, इसको चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर के टाइम पे थॉमस रो, विलियम हॉकिंस भारत में आए थे। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1627। आगे देखते हैं शाहजहां को 1628 से 1658। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां को स्थापत्य का स्वर्णयुग माना जाता है। स्थापत्य का स्वर्णयुग। तो स्थापत्य में इसने कुछ बनवाया भी होगा, तो बिल्कुल बनवाया है। क्या बनवाया है? तो ताजमहल बनवाया है।
कहाँ है ताजमहल? आगरा में। और दूसरा इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दिल्ली का लाल किला। तो ताजमहल है, इसका मिस्त्री था उस्ताद ईसा, और दिल्ली का है हमीद अहमद। इसके टाइम पे पित्रादुरा शैली फेमस थी, ध्यान रखना पित्रादुरा शैली को। उसके बाद में आगे अपने देखते हैं औरंगजेब, फिर लास्ट आएगा बहादुर शाह जफर। तो अपने देखते हैं यहीं पे औरंगजेब को। औरंगजेब देख रहे थे 1658 दो युद्ध और 1659। 58 में धर्मत और सामूगढ़ और 59 में देवराई। तीनों युद्ध औरंगजेब, तीनों युद्ध औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह के बीच हुए थे। दारा सिकोह, तीनों युद्ध में दारा सिकोह हार गया था और औरंगजेब जीत गया था। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, इसको संगीत पसंद नहीं था, कैसा आदमी था औरंगजेब है, इसी ने संगीत पे पाबंदी लगाई। और तेंग बहादुर, तेंग बहादुर जी कौन थे भाई? तो सिखों के 9वें गुरु है तेंग बहादुर, इसकी हत्या की थी और शिवाजी को कैद किया था। औरंगजेब है, ये सुन्नी धर्म का न्यायी था, सुन्नी धर्म को मानता था, तो इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहते थे, जिंदा पीर। औरंगजेब के टाइम पे सबसे बड़ा हिंदू व्यक्ति इसके सेना में शामिल थे, इसको भी ध्यान में रखना। आगे अपने बढ़ते हैं बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम लास्ट अपने पास बहादुर शाह जफर, इसी को कहते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर है, ये मुगल शासक था। इसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दिल्ली में। यहां से इसको कैद करके रंगून भेज दिया, रंगून भेज दिया। और रंगून में ये पूरा होता है। इसी के साथ अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। और थैंक यू आज के टॉपिक के लिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने को बता सकते हैं।